वेलकम ऑल बच्चों। आज ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 का है, 2018। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, कहता है कि सिंगल फेज 100 kVA 1000 वोल्ट बाई 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5% across its series impedance at full load। समझ गए? हमको याद ही है क्या होता है। ये जो 5% ड्रॉप बता रहा है ना, ये परसेंटेज इम्पीडेंस है उसका। समझ गए? Of this, 3% is due to resistance, 3% रेजिस्टेंस का ड्रॉप है। मतलब जो पर यूनिट हम लोग कहते हैं ना, परसेंट कह लो या पर यूनिट कह लो, अरे पर सिर्फ 100 का होता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब हम लोग जो पढ़ते थे उसमें समझो कि ये जेड पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या आर पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, रेगुलेशन तो कहते ही हैं फुल लोड को बेटा, खैर ये लोग लिखते हैं, हालांकि आजकल रेगुलेशन फुल लोड पर ही डिफाइन होता है। एनीवे, विथ 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर इज, अब देखो ऑप्शन देखो ना, एक तो है 4.8 जो कि 5% से कम है, दूसरा है 6.8, तीसरा है 8.8 और चौथा है 10.8, सब 5% से ज़्यादा है। अब तुम इमीडिएटली रिकॉल करो कि मैक्सिमम रेगुलेशन होता है जेड पर यूनिट के बराबर, या परसेंटेज में अगर कर लो तो परसेंटेज इम्पीडेंस, इससे ज़्यादा रेगुलेशन हो ही नहीं सकता है। और वो कब होता है? जब फाई इज इक्वल टू थीटा इक्वलेंट हो जाता है। समझ गए? किसी भी दूसरे पावर फैक्टर पर वो रेगुलेशन उस 5% से कम ही होना है, और 5% से कम यहाँ कौन सा है? 4.8। लुक नो फर्दर, वो लुक नो फर्दर, मैं तो इतना ही तुमको कहूँगा, आंसर हो गया तुम्हारा। सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि मैक्सिमम रेगुलेशन जेड के बराबर होता है। जवाब हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों लिख देता हूँ? बिकॉज maximum regulation is equal to z per unit and ये एट लिख देता हूँ, एट phi is equal to theta equivalent lagging। ये तुमको याद होना चाहिए, थीटा इक्विवेलेंट लैगिंग साफ से लिखा नहीं गया, छोटे चक्कर में साफ से लिख देता हूँ। phi is equal to theta equivalent lagging। That is regulation at any other power factor, that is regulation at any other power factor at any other PF is
less than z per unit. Here z per unit is equal to 0.05 per unit. Is equal to 5%. Z का जो पर यूनिट वैल्यू है 5%. ठीक है, तो कोई भी रेगुलेशन इससे कम होगा ना, 5% से कम. कम कौन है? सिर्फ 4.8. लुक नो फर्दर. लुक नो फर्दर. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, फॉरन टिक मार्क करके आगे बढ़ जाओ. बाकी रिसर्च घर पर आके करोगे. लुक नो फर्दर. कुछ भी करने की जरूरत नहीं. टिक करो आगे, दूसरे क्वेश्चन पढ़ो. घर पहुंच जाओ, चाय वगैरह पी लो, रिलैक्स करो, तब जाके देखना कि यार 4.8 था कि नहीं. अब उसका तरीका बता देता हूँ. आफ्टर हैविंग टी. बैक हूँ आफ्टर आफ्टर टेकिंग टी एट होम. आफ्टर रिलैक्सिंग एट होम. वहां तो काम कर लो, देखते ही टिक करो, आगे बढ़ जाओ. आफ्टर रिलैक्सिंग एट होम. अब याद करो कि परसेंट रेगुलेशन होता कितना. मैं परसेंटेज में कर रहा हूँ, तुम पर यूनिट में कर सकते हो. परसेंटेज रेगुलेशन जो यहाँ आता, वो आता परसेंट इम्पीडेंस इंटू कॉस थीटा इक्विवेलेंट minus phi, where phi is positive for lagging PF. परसेंटेज इम्पीडेंस का वैल्यू पुट कीजिए. 5% ही में निकाल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस. अब थीटा इक्विवेलेंट माइनस फाइव करना है तुमको. तुम देखो कितना आता है. कॉस लिख लिया. थीटा इक्विवेलेंट है कॉस इनवर्स आर बाई जेड. आर कितना है? 3%. जेड कितना है? 5%. कॉस इनवर्स आर बाई जेड हो गया. भाई थीटा का मतलब मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ कि सिर्फ टेन इनवर्स थीटा बाय टेन इनवर्स एक्स बाई आर नहीं होता है. वो कॉस इनवर्स आर बाई जेड भी होता है, वो साइन इनवर्स एक्स बाई जेड भी होता है. जो यूज करना हो कर लो. ये है कॉस इनवर्स 3/5 माइनस 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होगा ना, तो ये हो गया एंगल इसका कॉस इनवर्स 0.8. अब तुम्हारे वर्चुअल कैलकुलेटर में अगर ये चीज़ नहीं हो सकती है, मैं नहीं जानता कि हो सकता है कि नहीं, ज़रूर हो सकती होगी. लेकिन अगर नहीं भी हो सकती है, तुम ये क्या करना कि 5%
ये है ना, 5% तुम्हारा है जेड और 3% है आर, तो एक्स को क्या हो जाएगा, परसेंट एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 5² माइनस 3² हो गया 4। ठीक है, एक्स जब निकल गया तो फिर तुम रेगुलेशन कर देना, आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। ठीक है, तब निकल जाएगा। और ना मैं तो ऐसे निकलवाता हूँ, परसेंटेज इम्पीडेंस जो तुम्हारा है, एक्चुअली मैं जेड पर यूनिट पर लिखवाया था मैंने, तो जेड पर यूनिट और परसेंटेज इम्पीडेंस को तो मैनेज कर ही सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करोगे, मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेटर पर ये डालता हूँ, और तुम देखो कि कितनी ब्यूटीफुल ये चीज़ आ जाती है। और से देखो, मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, मैं डाला 5, ये जेड का वैल्यू है 5, देख लो। ठीक है, नजर आ रहा है। अब डाला कॉस, कॉस हो गया। ठीक है ना, अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमको करना है कॉस इनवर्स 3/5, शिफ्ट कॉस इनवर्स 3/5। और देखो, कॉस इनवर्स 3/5 मैंने कर दिया। अब करूंगा माइनस, माइनस कर दिया। अब करूंगा कॉस इनवर्स 0.8, लैगिंग पीएफ है, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। देख लो, कॉस इनवर्स 0.8 कर दिया, उसके बाद मेन ब्रैकेट को बंद कर दिया। देख लो, अब इज इक्वल टू किया, ये फ्रैक्शन तुमको आया होगा 4/5, इसको डिसिमल में कन्वर्ट कर दिया, रिजल्ट देखो 4.8 आ गया ना सर। ये हो गया क्विक सॉल्यूशन 4.8, सीधा। ऑल्टरनेटिव क्या था, तुम्हारे पास अगर यह इंतजाम नहीं हो तो ऑल्टरनेटिव यह था, ये सब घर पर रिलैक्स करने के बाद है बेटा। एग्जाम में जो तुम देखो कि 5% से जो भी कम है, इत्तेफाक से इसने बाकी सारा वैल्यू 5% से ज़्यादा दिया है, ये सब रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, तो यही बचा ना, कम बचा वाला बचा 4.8। ऑल्टरनेटिव ये हो सकता था इसका कि तुम परसेंटेज एक्स निकालते पहले, तुम निकालते परसेंट रिएक्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर परसेंट जेड स्क्वायर, परसेंट जेड स्क्वायर माइनस परसेंट आर स्क्वायर। ये तो समझने में दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो गया, अंडर रूट 5² माइनस 3²। 4 3 4 5 ट्रायंगल जानते हैं ना बेटा, तो 5×5 = 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4, तो परसेंट एक्स 4 हो गया। अब आ जाओ थिराजा वाले फॉर्मूले पे। थिराजा वाला फॉर्मूला है परसेंट रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाई, याद है ना, तो परसेंट आर इंटू कॉस फाई प्लस परसेंट एक्स इंटू साइन फाई।
आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। तुमको याद होगा, सिर्फ परसेंटेज में इसको चेंज कर दिया, और तो कुछ किया नहीं। अब देखो इसका वैल्यू, ये तो है 3, कॉस फाई दिया हुआ है 0.8, वेयर फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ। ये तुमने निकाला 4, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, वो हो जाएगा 0.6। ये ऐसे लिखूं, √1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। ये साइन फाई का वैल्यू है। वैसे तुमको ये सब याद होना चाहिए। कॉस फाई अगर 0.8 है तो साइन फाई का मतलब 0.6 होगा। देखो यहाँ पर 0.64 हुआ ना, -1 माइनस 0.64 हुआ ना बच्चों, तो क्या हुआ 0.36। 0.36 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0.6 होगा ना, नहीं होगा? कमाल है यार। ये हो गया 3 इंटू 0.8 प्लस 4 इंटू 0.6। डायरेक्ट तुमको याद रहना चाहिए। तो 3 × 24 2.4, इस तरफ आ गए पेज बचाने के लिए। 3 × 24 2.4 प्लस 4 × 6 = 24 2.4, दोनों मिलके कितना हो गया 0.8। सेम रिजल्ट। यहाँ कितना क्विक हो गया, यहाँ कितना क्विक हो गया, देख रहे हो ना? लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आप बैठे हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको टाइम बचाना है। जैसे ही आपने देखा कि ये वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5% ऑन फुल लोड कह रहा है, इसका मतलब है कि पर यूनिट इम्पीडेंस यहाँ से निकल जाता है। पर यूनिट इम्पीडेंस अगर पर यूनिट में करोगे तो 0.05 होगा, और परसेंटेज में करोगे तो 5% होगा। उसका कहता है कि 3% रेजिस्टेंस की वजह से, तो आर पर यूनिट 0.03 है, तो एक्स पर यूनिट 0.04 होगा, मतलब 4% होगा। ठीक है ना? तो रेगुलेशन को हम डायरेक्ट निकाल देते हैं जेड पर यूनिट कॉस थीटा इक्विवेलेंट -5 से। तुमको याद होगा, पर यूनिट रेगुलेशन इज जेड पर यूनिट इंटू कॉस थीटा इक्विवेलेंट -5। तो परसेंट को अगर कर दे तो 100 से मल्टीप्लाई हो गई हर चीज। ठीक है ना? वही मैंने किया यहाँ। लेकिन बात ये थी कि 5% से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ये मैक्सिमम है। और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 5%, इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो 5% से कम हो, ये सब ज्यादा है। तो ये सारे रिजेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज आर रिजेक्टेड। तो बचा क्या, ये बचा, तो टिक हो गया। समझे ना? ये सब रिजेक्ट है क्योंकि इट इज मोर देन, इट इज मोर देन परसेंट ऑफ impedance, the maximum regulation. मैक्सिमम रेगुलेशन जेड पर यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। तुमको कम वाले को टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑलराइट। कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, 1 सेकंड में तुम इसको टिक करोगे, तो आगे बढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चंस बनाओ। ये सब रिसर्च घर में आकर करना, इसीलिए मैंने कहा कि लुक नो फर्दर, इससे ज्यादा तुमको करने की जरूरत नहीं है। ये सब थॉट प्रोसेस दिमाग में हो जाना चाहिए, कागज पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन, ये 2018 ही में आया था। ये कहता है कि ट्रांसफार्मर विथ टोरॉयडल कोर इसको कहते हैं, जो गोल होता है ना, क्लोज्ड रिंग टाइप का जो कोर होता है उसको टोरॉयडल कोर कहते हैं। ऑफ परमिएबिलिटी इज शोन इन द फिगर, मतलब परमिएबिलिटी है इसमें, इनफाइनाइट नहीं है, कुछ पॉजिटिव परमिएबिलिटी है। Assuming uniform flux density across the circular cross section of radius r, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और रेडियस r है, और टॉरॉयडल कोर का जो पूरा मीन रेडियस है वो r है। The transformer with toroidal core of permeability is shown in the figure, assuming uniform flux density across the circular cross section of radius r. ये निकालने के लिए कहता है ऑफ रेडियस r, क्वेश्चन भी पूरा नहीं लिखा है, ये r का वैल्यू पूछता है, r का वैल्यू पूछता है ये। हाँ, क्वेश्चन ये था, ढूंढ करके मैं लाया कि अब ऐसा क्या है भाई कि पूछा ही नहीं कि क्या करना है। देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, अब वो गड़बड़ कहाँ हुई उस क्वेश्चन में, कहाँ से हमने निकाला था ये मुझे याद नहीं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर विथ टॉरॉयडल कोर ऑफ परमिएबिलिटी म्यू, वहाँ पर परमिएबिलिटी के बाद कुछ लिखा नहीं हुआ था, म्यू इज शोन इन द फिगर। पता नहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से क्वेश्चन लिया होगा, मुझे याद नहीं है। ये आईआईटी का क्वेश्चन से मैंने अभी लिया है, राइट नाउ अभी निकाला है। म्यू इज शोन इन द फिगर, assuming uniform flux density across the circular cross section of radius r, which is much less than r, and neglecting any leakage flux, the best estimate for the mean radius r is। अब ये चार ऑप्शन है, इसमें तुमको टिक करना है कि कौन सा सही है। बड़ा प्यारा सवाल है, हालांकि क्वेश्चन जिसने सेट किया है वही बेसिक लोगों का ठीक नहीं होता ना बेटा, तो गड़बड़ करते हैं। तो खैर वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी इसका सॉल्यूशन तुमको बता देते हैं। देखो, ये प्राइमरी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वैल्यू है V cos ओमेगा t, ठीक है। अब प्राइमरी करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू IP, ये I मैक्सिमम वैल्यू है, I sin ओमेगा t, ठीक है। cos ओमेगा t sin ओमेगा t में कौन लैगिंग होती है, बोलो बोलो, cos में और sin में कौन लैगिंग होता है? करंट लैग करता है ना बेटा, इंडक्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है, तो वो आई साइन ओमेगा टी है, ये वो कॉस ओमेगा टी है। जिसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक इंडक्टिव कॉयल है बेसिकली इस ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी वाइंडिंग की जो वाइंडिंग है वो एक तरीके से कॉयल है ना, उसका कुछ इंडक्टेंस अपना होगा, ठीक है ना। और अब उसी के हिसाब से तुमको ये सब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये जो है इसका, ये जानते हो ना कि वोल्टेज, करंट और रिएक्टेंस की क्या रिलेशनशिप होती है, जानते हो? V इज इक्वल टू आई एक्स, ठीक है ना। बेसिक रिलेशनशिप होती है V इज इक्वल टू आई एक्स। अब V तुम RMS वैल्यू ले लो, V पीक वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, x होता है। हम फेजर फॉर्म में लिखते हैं तो V इज इक्वल टू जे आई एक्स कर देते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ लोगे तो V और V इज इक्वल टू आई एक्स होता है। वहीं से चल पड़ो, वहीं से चल पड़ो, सोल्यूशन में वहीं से इसके आप चल पड़िए। यहाँ पर तो जगह नहीं है, मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूँ, ग्रिड बना देता हूँ लिखने के लिए, ग्रिड बड़ी है, थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ, ठीक। सोल्यूशन ब्लैक से करता हूँ, स्टाइलिश ले आता हूँ यहाँ पे।
सॉल्यूशन देखो कितना प्यारा सॉल्यूशन है। गलती मैं बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन में। और वो सब गलती इसलिए बताता हूँ बेटा कि कल तुम जब इस पोजीशन पे पहुंचो और क्वेश्चन सेट करने की नौबत आ जाए, खास तौर से ऐसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, तो जरा सा एहतियात से क्वेश्चन सेट किया करो। क्या एहतियात है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इसको पहले तो सॉल्यूशन देखो। मैं सिंपली कहूंगा, हियर v is equal to I into x of the primary winding। xp कर लो, xp प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया v बाई आई, मतलब जो इसका रिएक्टेंस हो गया वो हो गया v बाई आई इज इक्वल टू एक्स पी, का मतलब ओमेगा एल ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज ओमेगा एल पी, ठीक है। ठीक है ना। अब आगे चलो। इसको रहने दो ऐसी, v बाई आई ही रहने दो। अब याद करो कि ओमेगा के बाद है एल पी, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तुमको याद है फॉर्मूला? ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रिलक्टेंस ऑफ द पाथ। तो इसको मैं कर दूंगा एन पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस ऑफ द पाथ बाय एस। समझ गए? आगे बढ़ते चलो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत बिल्कुल मत हारो। v बाई आई, v बाई आई रिएक्टेंस है और रिएक्टेंस का वैल्यू हम लिख रहे हैं। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको हम ला रहे हैं। एन पी स्क्वायर तो हो गया, अब 1/s मैं इसको तुम लोगों के लिए ऐसे लिख रहा हूं, s इज l बाई म्यू ए, l बाई म्यू ए। l क्या है? l है मीन लेंथ ऑफ द कोर और a है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ये l बाई म्यू ए। अब इससे आगे चलो, ये हो गया v बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा, अब इंटू वाला निशान हटा देते हैं, एन पी स्क्वायर ये वाला इंटू हटा दिया मैंने, इसको लिख देते हैं अभी
इंटू म्यू ए। ए कितना हो गया? एरिया ऑफ द कोर क्रॉस सेक्शन इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। 1/μ में म्यू ए ऊपर आ गया ना बेटा, तो म्यू इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। और नीचे है एल। एल है मीन लेंथ, मीन लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये जो कैपिटल आर वाला रेडियस है, इसका ये 2 पाई आर हुआ ना, 2 पाई आर। अब मुझे ये बताओ कि आर का वैल्यू इससे क्या निकल करके आया। और से देखो, और से देखो, क्या 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 क्या, क्या कट जाएगा। चलो, मैं ही तुम्हारे लिए कर देता हूँ। यहाँ से आर का एक्सप्रेशन आप निकालिए। जो जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काटिए। सबसे पहले तो पाई को काटिए, रेड से काट देते हैं। पाई पाई तो कट गया, ठीक है ना। अब आप आर को इधर ले जाइए, आर को इधर ले जाइए। इस तरफ क्या रह गया? इस तरफ रह गया म्यू म्यू आर स्क्वायर म्यू। मैं अपने सीक्वेंस से कर रहा हूँ, बाद में फिर मैच करूँगा। म्यू आर स्क्वायर इस तरफ मैंने कर दिया, ठीक है। बल्कि ये भी कर दे सकते हो, ओमेगा एन पी स्क्वायर पहले कर दो। हम जैसे अपना कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। हम कर देंगे कि आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एन पी स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, इंटू म्यू आर। अब इंटू छोड़ देते हैं, म्यू आर स्क्वायर, छोटा वाला आर, म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई। अब आई इधर चला जाएगा ना, आई सब ऊपर हो गया ना। ओमेगा हो गया, एन पी स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, पाई तो कट गया, आर स्क्वायर हो गया, आई हो गया। अब ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया 2v। टू तो था ही, आ गया 2v। ये एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसमें चेक कर लो कि ये एक्सप्रेशन कौन सा है। ए बी सी डी में ये कौन सा एक्सप्रेशन है भाई? इसको देखो ना, जो इन्होंने लिखा है, जो डिफरेंट इन्होंने लिखा है, उसमें जो ऑप्शन तुमको दिया है, उसमें तुमको क्या नजर आ रहा है? आर इज इक्वल टू, रीअरेंज करके देखो, स्ट्रेट लाइन से कर देता हूँ। आर इज इक्वल टू, यहाँ इसने रीअरेंज जो किया है, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसके फॉर्म में। मैंने तो पहले अपने फॉर्म में लिख दिया था, अब इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ। म्यू म्यू पढ़ो लगा ना, म्यू आर स्क्वायर, म्यू के बाद आई लिख दो, इसलिए कि आंसर में पहले आई है।
म्यू आई, टर्म सारा आना चाहिए। उसके बाद आर स्क्वायर, म्यू आई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद एन पी स्क्वायर, किस तरफ ये आंसर जा रहा है बोलो? एन पी का स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा, सबसे बाद में इसने ओमेगा कर दिया ताकि तुम लोग ढूंढते रहो, डिवाइडेड बाई 2b। इसलिए आंसर इज डी। जो चॉइस आपको दी है उसमें सिर्फ डी में आपको ये चॉइस मिल रही है। आंसर इज डी। उसको टिक कर दो, ये ना बेटा। म्यू आई, सब चीज कवर हो गई ना। म्यू कवर हो गया, आई कवर हो गया, आर स्क्वायर कवर हो गया, एन पी स्क्वायर कवर हो गया, ओमेगा कवर हो गया, 2b कवर हो गया, तो आंसर इज डी। तो पीछे आकर के इसके डी को टिक मार्क कर दो, रेड से कर दो। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी। समझ गए? अब मैं तुमको बताता हूँ कि गलती क्या क्या उन्होंने की। और से देखो, गलती ये है कि इन्होंने जो वाइंडिंग लपेटी है ना बेटा, ये जो वाइंडिंग है, इसको लपेटा है इन्होंने कैसे? इसको लपेटा है ऐसे, सेंस ऑफ द वाइंडिंग को। और से देखो, उसके बाद बाहर निकल गया इस तरह। ठीक है, अब तुम्हारा करंट जा रहा है इधर, आई, आई का जो करंट है इसको ये दिखा रहा है इधर, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तुम जानते हो कि जब भी दो वाइंडिंग होती है तो ओनली द फर्स्ट डॉट इज असाइंड, ओनली द फर्स्ट डॉट इज असाइंड, द रिमेनिंग डॉट्स फॉलो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द वाइंडिंग। समझ गए? इसका मतलब यह है कि इसका जो डॉट है वो, मान लो कि पहला डॉट हमने असाइन कर दिया यहाँ, ये असाइन कर दिया। अब जब करंट इसमें इंटर कर गया तो सर फ्लक्स का डायरेक्शन देखो, इधर आया ना। तो वाइंडिंग में जो डायरेक्शन है करंट का, उसको जरा वॉच करो। ये करंट ऐसे है, ये सब छोटी छोटी चीज ये लोग देखते नहीं है, कोई बॉदर ही नहीं करता है बेटा। हम लोग पागल हैं जो ये सब भी ध्यान देते हैं, गलती निकालते हैं। जब आईआईटी वाले को कहते हैं तो वो लोग शर्म से मुंह झुकाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंच गए हैं। देखो, ये है करंट का डायरेक्शन, ये बाहर आ गया। अब तुम ये बताओ कि करंट जब इस डायरेक्शन में है तो जो फ्लक्स होगा इस कोर में, जब तुम ग्रिप ऐसे करोगे तो फ्लक्स जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं? इसलिए फ्लक्स का डायरेक्शन जो यहाँ होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। इसके अंदर, अब इसके अंदर जगह नहीं है दिखाने की, बहरहाल डायरेक्शन ये तुम देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए इस वाइंडिंग में डॉट कहाँ होना चाहिए बोलो? If the currents enter or leave through the dot simultaneously, the fluxes are additive. तो इसका डॉट कहाँ होना चाहिए? इसका डॉट यहाँ होना चाहिए।
इसका डॉट यहाँ होना चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग का डॉट यहाँ होना चाहिए। उसका टेस्ट क्या है? उसका टेस्ट यह है कि जब करंट डॉट से इंटर करे, जब करंट डॉट से इंटर करे, when the currents enter or leave through the dot simultaneously, the fluxes are additive. जब इंटर करे तो जो फ्लक्स क्रिएट हो, अब जैसे इस वाइंडिंग में देखो, करंट का डायरेक्शन देखो, ऐसे आ गया, 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 ऐसे आ गया। जब ये करंट का डायरेक्शन होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो जो फ्लक्स होगा, ये आखिरी ठीक से नहीं बना है, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। तो जो फ्लक्स होगा वो एडिटिव होगा। देखो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम्म? करंट ऐसे जाता तो क्लॉकवाइज था ना, ऐसे ऐसे जाता तो एंटी क्लॉकवाइज होता। हाँ, तो अब देखो इनकी गलती, ये जो इन्होंने टर्न दिया, ये घुमाया ऐसे, सेंस ऑफ द वाइंडिंग, ये समझो कि तुम जिस पॉइंट से देख रहे हो उसमें ये वाइंडिंग अंदर से जा रही है, ये जो वाइंडिंग है ये अंदर से जा रही है। तुमको दिखाता हूँ लेजर से, ये वाइंडिंग अंदर से होकर के जा रही है और ये पलट रही है ऐसे, ऐसे निकल करके फाइनली जब निकली तो ये बाहर से निकल गई। सही है। इसमें देखो, ये वाइंडिंग का तुमको ये कंडक्टर नजर आ रहा है ना बाहर, इस वाइंडिंग के ये पीछे है कंडक्टर एंट्री पे, यहाँ पर इन्होंने दोनों दिखा दिया है बाहर की तरफ। होना क्या चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं तुमको दिखाऊं, ये आपका नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। ब्लैक से तुमको दिखाता हूँ, ये जो है ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये वाइंडिंग आनी चाहिए थी ऐसे, ऐसे आई, बाहर से इंटर की, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ आकर के फिर सीधे ऐसे निकल गई। ठीक है, ऐसे निकल गई, राइट। अब क्या होता, अब जब करंट एंटर करता तो अंदर से ही आया था ना, अंदर से ही आया था। ठीक है, वाइंडिंग को पहले समझो, ये ऐसे लिपटती जा रही है, यहाँ से निकल करके इसको यहीं से बाहर जाना चाहिए था। चलो इतना आगे आकर के हमने इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब
इस डायरेक्शन के लिए जो सेम सेम डायरेक्शन में फ्लक्स तुमको क्रिएट करना होता। अब ये वाइंडिंग जब चेंज हो गई तो मैं तुमको दिखाता हूँ। सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। हटाओ अभी। अभी तो वाइंडिंग मैंने ठीक कर दिया। अब ये जो लिपटी हुई है ये ऐसे लिपटी हुई है, ऐसे ऐसे निकल करके ऊपर से दिखी और अंदर से बाहर निकली, अंदर से बाहर निकली। तो अब जो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स को तुमको क्रिएट करना है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, मैं डॉट्स की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन होगा ये, करंट का डायरेक्शन ये होगा। ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, गौर से देखो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये फ्लक्स क्रिएट करेगा उसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो करंट आ रहा है ये ऐसे आएगा, इसलिए इसका डॉट यहाँ होगा, इसका डॉट यहाँ होगा, बिकॉज only the first dot is assigned, the remaining dots follow automatically depending upon the sense of the winding। ये डॉट हो गया, इधर से यहाँ से डॉट से करंट एंटर किया, वाइंडिंग में देख लो सेंस ऑफ द वाइंडिंग के हिसाब से इसने एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स क्रिएट किया। तो दूसरी वाइंडिंग में भी इस ये तो वाइंडिंग ने गलत बनाया था, ये वाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आप जब लपेट रहे हैं तो कैसे कैसे लपेटेंगे आप, ऐसे ऐसे करने के बाद तो पीछे से बाहर आएंगे ना, पीछे से बाहर आना चाहिए था, इन्होंने गलत दिखा दिया, दोनों को ऊपर से दिखा दिया, ऐसे वाइंडिंग दिखाई जाती है क्या? ठीक है ना बेटा? तो इसलिए ये तुम्हारा होता डॉट। अब देखो, डॉट्स आर साइमल्टेनियस, पोलैरिटी दोनों डॉट्स की सेम होती है। तो अगर यहाँ पोलैरिटी इसके प्लस है तो उसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस होनी चाहिए थी, इन्होंने उल्टा दिखा दिया, इन्होंने दिखा दिया माइनस, यहाँ दिखा दिया प्लस। या अदरवाइज तुम सोचो, ट्रांसफार्मर में इफ द करंट इंटर्स थ्रू द डॉट इन वन वाइंडिंग देन इट शुड लीव थ्रू द डॉट फ्रॉम अनदर वाइंडिंग, इट शुड लीव थ्रू द डॉट। लीव थ्रू द डॉट का मतलब ये कि इसका पॉजिटिव इधर होना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये तो डॉट के लिए असाइनमेंट के लिए हमने तुमको दे दिया था। तो करंट इस तरफ तो आएगा नहीं ना, जब ट्रांसफार्मर एक्शन में रहोगे तो करंट इसको अपोज करना चाहिए ना बेटा, फ्लक्स को अपोज करना चाहिए, तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट भी उलटना चाहिए। तो ये प्लस और माइनस की गलती है, और जाहिर है वाइंडिंग की भी गलती है। ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जब आप लोग क्वेश्चन सेटर बन जाइए तो। ठीक है, दैट वाज इट, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया। ठीक है बच्चों, तो अब तो काफ़ी वक्त हो गया होगा, इसमें टाइम काफ़ी लग गया, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। देख लें कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इसको हाइड कर देते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, तकरीबन 50 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसमें प्रॉब्लम था ये वाइंडिंग, देखो ना ऐसी तुमको दोनों तरफ से
बाहर निकल रही है। तुम सेकेंडरी साइड को देखो, प्राइमरी साइड ठीक बनाया हुआ है, सेकेंडरी साइड में प्रॉब्लम है। समझ गए? ये सब गलती पर ध्यान दिया करो जब तुम लोग एग्जामिनर बनो, क्वेश्चन सेट करो, तो ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान दिया करो। हमने डॉट्स कैसे मार्क किया, साइमल्टेनियस पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होनी चाहिए थी, इसने दिखा दिया ऊपर है नीचे, ये सब ध्यान दिया कीजिए। ठीक है बच्चों, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डी इज द आंसर। आज खत्म करता हूँ इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।